Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will be discussing about the applications of operational amplifier. So these many things we have already discussed, and today point of discussion is the application. Fine. So let's get started. ये chart already we have seen in the previous video in which I have told you that open loop and closed loop. Up till now हमने जो भी op-amp देखा internal circuit that was open loop op-amp. Now what is closed loop op-amp? Closed loop op-amp वो होता है जिसमें some feedback is involved. What is feedback? That some portion of output is taken back to the input, either to the negative terminal or to the positive terminal. Correct? तो दिस इज क्लोज लूप ओपैम. नाउ ओपैम एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन क्लोज लूप ओपैम. फीडबैक की जैसे मैंने बात की, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, जैसे मैंने बोला कि आइदर द फीडबैक कैन बी टेकन टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और इट कैन बी टेकन टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. तो जब भी नेगेटिव टर्मिनल पे होता है देन वी कॉल इट एज नेगेटिव फीडबैक, एंड व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है देन इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक. करेक्ट. तो अब हम वन बाय वन इन एप्लीकेशंस को देखते हैं. तो पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हम क्यों क्लोज लूप ओपैम्प यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओपन लूप ओपैम्प. हमें पता है, जैसे ही हमने ये बात की है कि ओपैम्प का जो ओपन लूप गेन होता है दैट इज़ इनफाइनाइट, बट गेन कितना भी ज़्यादा हो, its output was saturated by the two biasing voltage. अगर आपको याद होगा, this was the characteristic of practical op-amp, जिसमें ये जो था linear region था, but its output was saturated by these two types of voltages. Closed loop op-amp की बात करें जिसमें feedback involved होता है, that is used to control gain, and second prevents op-amp to drive into saturation. op-amp उस saturation तक ना जाए इसलिए हम उसके गेन को कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज है वी आउट दैट सैचुरेशन वोल्टेज से हमेशा कम रहे. गॉट इट. तो अब बिफोर मूविंग इनटू द एप्लीकेशन पार्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं जो कि हर एक एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला है. हमें पता है वी आउट इज गिवन बाय ए ओ एल टाइम्स वी डी. ठीक है, जिसमें आपका ए ओ एल था फॉर अगर हम प्रैक्टिकल की भी बात करें तो ये 10⁶ के अराउंड था, या फिर अगर हम आइडली बात करें तो इट वॉज इनफाइनाइट. वी आउट बाई वी डी इक्वल टू इनफाइनाइट. तो वी डी जो आता है दैट विल अप्रॉक्सीमेटली कम एज 0. ठीक है, ये तो बात कर ली आइडियल ओपैम्प की. चलो हम 10⁶ लेके भी कर लें. ठीक है, तो सपोज़ मेरा जो वी आउट है, मैंने वी आउट कुछ अज्यूम कर लिया, सपोज़ मुझे 1 वोल्ट वी आउट मिला. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁶ इंटू वी डी. वी आउट इज़ 1 वोल्ट इक्वल टू 10⁶ वी डी. तो आपका वी डी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइक्रो वोल्ट. तो ये 1 वोल्ट के कंपैरिजन में इट इज़ वेरी वेरी लो, तो हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं. अब आपको पता है वी डी क्या होता है, V2 माइनस V1. अब मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिला, V1 इक्वल टू V2. क्या एक्चुअली V1 इज इक्वल टू V2? नो, एक्चुअली V1 हर समय V2 के इक्वल नहीं होता है, बट वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी जो डिफरेंशियल वोल्टेज होती है दैट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द आउटपुट वोल्टेज, जो आपका V1 और V2 को सिमिलर बना देती है, इसलिए हम इसे एक वर्चुअल शॉर्ट कंसिडर करते हैं. तो इस वर्चुअल शॉर्ट की वजह से हम इसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट. एक सेकंड कॉन्सेप्ट है जो है स्पेशल केस ऑफ वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट. हमने वर्चुअल शॉर्ट में क्या की, V1 इक्वल टू V2 हमने निकाल दिया था. करेक्ट. अब सपोज एक टर्मिनल, जैसे हमने यहाँ पे V2 टर्मिनल किया, दैट इज़ ग्राउंडेड, तो क्या हो जाएगा, V2 इज़ ग्राउंडेड सो V1 विल बिकम 0.
बट क्या एक्चुअली V1 0 है? यहाँ पे एक वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट हो जाता है, करेक्ट? तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये आपको और क्लियर होगा अब एप्लीकेशन पार्ट में। तो पहली एप्लीकेशन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसे इन्वर्टिंग क्यों कहा गया है? पहले भी हमने इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की ओप एम्प की बात की थी। इन्वर्टिंग हम कब कह रहे थे? व्हेन इनपुट वाज अप्लाइड टू inverting terminal. So same here that the input is applied to inverting terminal. Can you see? Right? और जो फीडबैक है आप देखो दैट इज़ आ नेगेटिव फीडबैक बिकॉज ये अगेन नेगेटिव टर्मिनल पे दिया गया है फ्रॉम द आउटपुट साइड। फाइन। अब ये आपका पता है आपको V इनपुट है, ये आपका V2 हुआ करता था जो यहाँ पे इन्होंने 0 दिया है, और ये है V1। अब आप समझोगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट की में पढ़ा था कि अगर एक टर्मिनल 0 है, ग्राउंड है, तो अदर टर्मिनल विल बिकम virtually short or virtually ground. V1 will be considered equal to V2 equal to 0. यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा, उसे मैंने I1 ले लिया, करेक्ट? कुछ करंट यहाँ पे जाएगा जो मैंने IF ले लिया, एंड कुछ करंट यहाँ पे भी जाएगा जिसको मैंने I ले लिया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I प्लस IF, राइट? पर आपको ये भी याद होगा कि इनपुट इम्पिडेंस यूज टू बी इनफाइनाइट, वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस है। तो इस हाई इनपुट इम्पिडेंस की वजह से यहाँ पे हम जो टर्मिनल्स के थ्रू करंट है उसे हम ऑलमोस्ट ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू IF हो गया, करेक्ट? I1 विल बी VI माइनस V1 by R1. This is equal to IF. IF can be written as V1 minus V output by RF. तो यहाँ से जो आपको V1 एंड V1 हमने देख लिया ऑलरेडी 0 है, तो ये हो जाएगा VI by R. दिस विल बी V1 इज 0 माइनस V0 by RF. तो यहाँ से आपका V आउटपुट बाय V इनपुट कम्स आउट टू बी माइनस RF बाय R1. और ये क्या है आपका गेन? गेन यहाँ पे आपका RF और R1 कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से अर्लियर द गेन यूज टू बी वेरी हाई 10 to the power 6, बट यहाँ पे जो आपका गेन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। कैसे? सपोज़ मैंने यहाँ पे RF को 2 किलो ओम कंसिडर किया और R1 को 1 किलो ओम कंसिडर किया। V आउटपुट बाय VI विल बी minus 2k by 1k, that will be equal to -2. -2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका आउटपुट विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो सपोज अगर मैंने इसका V इनपुट 1 वोल्ट लिया है तो इट्स V आउटपुट विल बी -2 टाइम्स 1, दैट विल बी -2 वोल्ट। इसका मतलब 1 वोल्ट आउटपुट इनपुट के लिए आपको 2 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। फाइन। तो यहाँ पे आपका गेन कंट्रोल कर लिया है हमने। गेन इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि आउटपुट वोल्टेज डज नॉट गो इनटू सैचुरेशन, मतलब ये जो वोल्टेज रहे वी आउट इज ऑलवेज लेस देन दैट सैचुरेटेड वोल्टेज। नेक्स्ट इज नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं बाय सिमिलर कैलकुलेशन, I'll simply give you the result here. चलिए मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से कैसे होगा। ये एक 0 वोल्ट है। अब देखिए ये नॉन इन्वर्टिंग है, इसका मतलब हमने इसका इनपुट जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया हुआ है। ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, if this terminal is V input, this point will have the potential of V input only. ठीक है? इस लाइन में करंट I1 है, इस लाइन में करंट I है, तो इस लाइन में करंट IF होगा। सो I1 विल बी I प्लस IF, I1 इक्वल टू IF। ठीक है? तो यहाँ से अगेन वी विल यूज़ द नोडल एनालिसिस, और यहाँ से जब हमको आउटपुट मिलेगा दैट विल बी
V output by V input equal to 1 प्लस RF बाय R1 टाइम्स, ठीक है। और ये आपका जो आ जाता है दिस इज द गेन, और जो गेन है वो है पॉजिटिव। इसका मतलब द आउटपुट इज इन फेज विद द इनपुट। RF और R1 की वैल्यू कंट्रोल करके वी कैन कंट्रोल द गेन। गॉट इट। नेक्स्ट इज वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर कैसे बनेगा? अब प्रीवियसली देखें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर मैं RF को ज़ीरो कर दूँ दिस विल बी शॉर्ट, R1 को इनफाइनाइट कर दूँ तो दिस विल बी, तो व्हाट विल गेट अ वोल्टेज फॉलोअर। तो इस केस में क्या होगा, जैसे हम देख रहे हैं वर्चुअल शॉर्ट से VI विल बी VI हेयर, तो दिस VI इज अगेन हैव द सेम पोटेंशियल हेयर VI, तो यहाँ से जो V आउटपुट हो जाता है वो V इनपुट हो जाएगा। तो इसे वोल्टेज फॉलोअर कहा जाता है बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज इज एग्जैक्टली फॉलोइंग द इनपुट वोल्टेज। पर इसका अब यूज़ क्या है, क्योंकि इसमें तो कोई गेन ही नहीं है, इट इज़ यूज्ड एज अ बफर। इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन टू सर्किट्स। किस तरीके का आइसोलेशन? अगर ये एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट 1, तो यहाँ पे आप बफर लगाएंगे दिस वोल्टेज फॉलोअर एंड यू कनेक्ट दिस टू सर्किट 2, ठीक है। इसका यूज़ होता है टू मैच द इम्पिडेंस, बेसिकली द टू मेंटेन द इम्पिडेंस ऑफ द नेक्स्ट सर्किट, तो इसलिए हम वोल्टेज फॉलोअर यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज op-amp बेस्ड अर्थमेटिक सर्किट्स, सो विल लुक इनटू दैट वन बाय वन। पहला है समिंग एम्पलीफायर, जिसको हम एडर भी बोल रहे हैं। फ्रॉम द नेम एडर इटसेल्फ इट सजेस्ट कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इट प्रोड्यूसेस आउटपुट इक्वल टू सम ऑफ अप्लाइड इनपुट। आप जितने भी नंबर ऑफ इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक हियर आई हैव अप्लाइड ओनली 2 इनपुट्स V1 एंड V2, ओके, बट एनी नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी अप्लाइड। तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए सम ऑफ दीज इनपुट्स, तो इसलिए हम इसे op-amp बेस्ड एडर सर्किट बोलते हैं। अभी तक जैसे हमने इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में कैलकुलेशंस की, उसी तरीके से हम इसकी भी इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। तो ये जैसे वर्चुअल ग्राउंड है दिस शुड बी ज़ीरो, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये पॉइंट भी ज़ीरो होना चाहिए। ये दो करंट है, एक I1 करंट यहाँ से आएगा, I2 करंट यहाँ से आएगा एंड सम IF करंट विल बी गोइंग हेयर। और इस पॉइंट पे जैसे हमने बोला कि इसका जो इनपुट करंट होता है दैट इज़ ज़ीरो, तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2 इक्वल टू IF, करेक्ट। तो जब हम इसे इस पॉइंट पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट इज़ माइनस RF बाय R1 टाइम्स V1 माइनस RF बाय R1 टाइम्स V2, सॉरी दिस विल बी R2। ये आपका स्केल्ड आउटपुट है, ओके। इसमें आप देख रहे हैं गेन ऑफ ईच इनपुट इज डिफरेंट एंड देन इट इज़ बीन एडेड। बट अगर आप इसका R1 इक्वल टू R2 ले लेते हैं से R, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आ जाएगा माइनस RF बाय R टाइम्स V1 प्लस V2, गॉट इट। तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज़ द सम ऑफ द इनपुट, तो इसलिए हम इसे एडर बोल रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल इनपुट और इनपुट लगाए हों V3 V4, सो दोज विल बी एडेड टू दिस V1 V2 एंड सो ऑन, ओके। सिमिलरली जो नेक्स्ट आता है वो आता है सब्ट्रैक्टर, गिव्स द आउटपुट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड इनपुट, राइट। तो इसमें भी हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। मैं सपोज आप कंसिडर करती हूँ दैट आई हैव अ वोल्टेज V है। अगर इस पॉइंट की वोल्टेज V है तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से इस पॉइंट की वोल्टेज भी V होनी चाहिए। एंड हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस V? बाय वोल्टेज डिविजन प्रिंसिपल। क्या कहता है? V मस्ट बी इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 into V1, right?
तो जैसे ही आपको V मिल गया, आप उसी फिर से अकॉर्डिंगली यहाँ पे I1 करंट कंसिडर कर सकते हैं, इस पॉइंट पे IF करंट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू IF, राइट। तो जैसे ही इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस अप्लाई होगी, व्हाट विल बी द आउटपुट यू विल बी गेटिंग। अभी तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अगर आप इसके साइन को देखें V1 और V2 के, तो देखिए V1 हैज़ पॉजिटिव साइन एंड V2 हैज़ नेगेटिव साइन, और ये इसका एम्पलीफाइंग फैक्टर है और गेन ऑफ इंडिविजुअल इनपुट। अगर हम सारे रेजिस्टर्स सेम कंसिडर करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा, वी विल गेट इट V1 माइनस V2। तो यहाँ से आप देख लो कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट, राइट। नेक्स्ट जो सर्किट है वो है डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनपुट। डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपका y इक्वल टू हम dx बाई dt लिखते हैं, तो इसका मतलब y इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x। ये ज़ीरो ग्राउंड है तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड हो जाएगा ज़ीरो। हम कंसिडर करेंगे I1 करंट हियर, IF current, I1 equal to IF. How do you write the current across capacitor? You write C times derivative of V input minus 0 by dt, and IF will be written as 0 minus V naught by R. Fine, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके बाद जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो आ जाएगा माइनस RC dV input by, so this is the output। और आप इसे देख सकते हैं कि this is the derivative of input VI। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, that this is the inverting amplifier। inverting क्यों, because input is applied to the inverting terminal। Similarly, next is integrator। this will give you the output that will be the integration of the applied input। so this will be I1 equal to I VI by R equal to minus C dV naught by dt। माइनस क्यों आया, because current is going from 0 to V naught, so 0 minus V naught। this is the output which is integration times integration of input voltage। Fine, again the negative sign is due to the inverting amplifier। Next is logarithmic amplifier। it will give the output that will be proportional to the log of the applied input। तो यहाँ पे डायोड है, तो यहाँ पे डायोड इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम चलेगा। व्हाट इज डायोड इक्वेशन, करंट थ्रू डायोड, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी IF लिया हुआ है, मैं यहाँ पे I कंसिडर कर लेती हूँ। सो व्हाट विल बी द IF विल बी IS times e raised to power voltage across diode, that is I'm considering VF for now, and eta times VT, but VT is thermal voltage, correct। तो ये IF की इक्वेशन है। I will be equal to IF, I होगा VI by R। what is IF, IS time E into what is the voltage across diode, 0 minus V naught eta times VT। V naught equal to minus eta VT natural log times V input by RIS। तो this will be the output we will be getting। तो V output जो है आपका वो आ रहा है log time natural log times V input। Minus sign indicates the 180 degree phase shift between input and output। तो एंटी-लॉग क्या है, एंटी-लॉग में आपका you will get the anti-log, that is log inverse। तो इसका V output will come out to be, कैलकुलेशन सब सेम होंगी, यहाँ पे भी डायोड इक्वेशन लगेगी। अब नेक्स्ट जो है वो है वेव फॉर्म जनरेटर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इट जनरेट सम काइंड ऑफ वेव। व्हाट काइंड ऑफ वेव,
जैसे स्क्वायर वेव, फर्स्ट इज स्क्वायर वेव जनरेटर. तो स्क्वायर वेव जनरेटर मीन्स दिस सर्किट इट शुड जनरेट सम स्क्वायर वेव. इसी तरीके से ट्रायंगुलर वेव जनरेटर है जिसमें आपकी ट्रायंगुलर वेव जनरेट होंगी. ट्रायंगुलर वेव जनरेट कैसे कर सकते हो? तो ये इसका एक मेथड है जिसमें आपको स्क्वायर वेव जनरेटर को बाद में इंटीग्रेटर से पास करना पड़ेगा. वाई इंटीग्रेटर? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर वेव इज ट्रायंगुलर वेव. तो आपका यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी सम स्क्वायर वेव, और जैसे ही हमने उसे इंटीग्रेटर से पास किया यू विल गेट अ ट्रायंगुलर वेव. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से दो सर्किट्स को कंबाइन करके वी आर गेटिंग अ ट्रायंगुलर वेव जनरेटर. नेक्स्ट आर फिल्टर्स. फिल्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अलाउ करते हैं एंड रिजेक्ट सम अदर काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. तो पहला जो है लो पास फिल्टर, दिस विल अलाउ low frequency to pass and this will reject all the high frequency. यहाँ पे लिख लेते हैं, it passes low frequency and rejects high frequency. ठीक है, तो इसका जो कर्व बनता है किस इस तरीके से बनता है कि it will pass low frequency but as the frequency will become higher तो ये रिजेक्ट कर देगा. तो ये पास एरिया है, लो फ्रीक्वेंसी पास हो रही है, इधर कोई फ्रीक्वेंसी पास अलाउ नहीं हो रही है. सिमिलरली हाई पास फिल्टर की जैसे नेम सजेस्ट करा है, इट विल अलाउ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट टू पास एंड विल रिजेक्ट लो फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे जो इसका बनता है दैट विल बी सम दिस काइंड ऑफ कर्व. नेक्स्ट इज बैंड पास. बैंड पास फिल्टर मीन्स अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी अलाउड. ओके, तो इसमें आप देखो दिस इज हाई पास फिल्टर, दिस इज लो पास फिल्टर. तो यहाँ पे हाई पास फिल्टर को लो पास फिल्टर दोनों कैस्केड करके दे आर कैस्केडेड एंड आउटपुट विल बी अ पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. कैसे? क्योंकि हाई पास फिल्टर की जैसे मैंने बताया दिस इज द बैंड, ये ऐसे है. तो व्हेन यू कंबाइन दीज टू यू गेट समथिंग दिस, राइट. तो यहाँ पे बस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस ये फ्रीक्वेंसीज अलाउ होंगी. नेक्स्ट इज बैंड स्टॉप फिल्टर, मतलब कुछ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो जाएंगी. तो इसको आपने कैसे अप्लाई किया? आपने एक्टिव एंड लो हाई पास फिल्टर के को समिंग एम्पलीफायर से पास किया. तो यहाँ पर देख लो दिस इज द लो पास फिल्टर, दिस इज हाई पास फिल्टर एंड दिस वाज समिंग एम्पलीफायर और एडर. मतलब यहाँ पे दोनों के आउटपुट को, लो पास और हाई पास के आउटपुट को दे आर अप्लाइंग एज एन टू इनपुट्स टू एडर, ताकि जो आउटपुट मिले वो दोनों का सम मिले. लो पास फिल्टर मीन्स दिस, हाई पास filter means this, and when these two will be added what you will be getting, you will be getting, so this band of frequency is rejected, बाकी all are allowed. So मैंने अभी एप्लीकेशन पार्ट में बस इतना ही कवर किया है बिकॉज इसकी न्यूमरस एप्लीकेशंस है ओप एम्प की, एंड उसको सारी के एप्लीकेशंस को एक वीडियो में कवर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. बट जो एक मेन जो बेसिक एप्लीकेशंस है या जो एक ओवरव्यू है एप्लीकेशन का वो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है. कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जैसे कंपैरेटर है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर जिसमें आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं और करंट मिलेगा. यहाँ पे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर भी होता है. ऐसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, ऑसिलेटर, इट इज़ यूज्ड एज आरसी ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इन सब में भी इसको यूज़ किया जाता है. क्लिपर एंड क्लैम्पर एज एन ऑसिलेटर. इस तरीके से न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं ओप एम्प की. So hope you like the video. If you do, please like and share, and also subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet. So thank you everyone. Take care and bye.